अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तारड़ साहब ने। आप सब सर को जानते हैं। थैंक यू सो मच कि आज आप आए सर। थैंक यू माय प्लेजर, थैंक यू आरजू, थैंक यू। सर। आज तो एक तो हम ज़ाहिर है पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे ही। कल पूरा दिन लाइट नहीं थी और अब जो है खुर्रम दस्तगीर खान साहब का कहना है कि जी कोई फॉरेन हैंड है, यानी उनका मतलब है कि शायद कहीं से इंडिया ने कुछ कर दिया। क्या कहना चाह रहे हैं पता नहीं, लेकिन सर बहरहाल ये हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब का कहना है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो जो नए चीफ मिनिस्टर पंजाब आए असल में उन्होंने गिराई है। अब वो अमेरिका से होते हुए और हर जगह से घूम घाम के वो उनके ऊपर चले गए। साथ साथ सर कल 26 जनवरी आ रहा है, बल्कि जब हमने शो अपलोड किया होगा तो हो ही चुका होगा। तो आप उस बारे में भी जो है अगर अपने हिंदुस्तानी दोस्तों को कुछ कहना चाहें तो मैं मोस्ट अपने वेलकम। दिल की गहराइयों से अपने हिंदुस्तानी भारतीय दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सबको रिपब्लिक डे की मुबारक देना चाहूंगा। उनको सेलिब्रेट करना चाहिए कल, और हम भी सेलिब्रेट करेंगे वॉशिंगटन डीसी में। और क्योंकि मैंने बताया है कि मैं पहले भी हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान अगर मेरी माँ है तो भारत मेरी मासी है, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ ईच अदर। वो कहते हैं हर चीज तब्दील हो सकती है, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकते। और वो पड़ोसी भी ऐसे कि जिनके साथ हमारा सदियों का रिश्ता है, बंधन है, हमारा कल्चर है, हमारी जबान है, हमारी सोचें हैं, हर चीज। मैं समझता हूं कि वाहिद भारत एक ऐसी नेशन है जिनके साथ हमारी इतनी चीजें मिलती हैं, किसी और के साथ इतनी चीजें नहीं मिलती। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से उनको रिपब्लिक डे की मुबारक देना चाहूंगा। अब पाकिस्तान पे जब बात करेंगे तो आरजू, पाकिस्तान में सारा दिन इतनी खिचड़ी पकती है, इतनी बकरा मंडी होती है कि आप सोच नहीं सकते। मैं तो इनके बयानात और इनके इंटेंशंस और किस किस तरीके हरबों के साथ ये एक दूसरे के साथ गुथम गुथा है, किस तरीके से ये अपने ही कैपिटल को फतह कर, कैपिटल तो लंदन है लेकिन इस्लामाबाद को फतह करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई समझ नहीं आती। अगर ये सारे मिलकर कोशिश करते हैं कि ये इतनी यही एनर्जी अगर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये सर्व करते हैं, यकीन करते हैं कि आप सुपर पावर बन जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि जिस तरह आपने एक तो खुद फरमाया कि हमारे जो मिस्टर हैंडसम है उन्होंने अब मोहसिन नकवी कहा, इसी बंदे की वजह से मैं गिरा हूं। ये वाहिद आदमी है, डेविड लू की जान छूट गई आज बेचारे की, वो बहुत खुश होगा आज। तो दूसरा आपने कहा है कि देखें हमारे बिजली भी है, वो भी राह ने खत्म की होगी या मुसाद ने खत्म की होगी। इकानमी हमारी तबाह की है तो वो भी या राह ने की होगी या मुसाद ने की होगी या सीआईए ने की होगी। तो दर हकीकत ये नहीं देखते कि आपको 76 साल लगे हैं आपकी लूट मार, मिसमैनेजमेंट और सारा सिलसिला है इसके इसके पीछे। मोहसिन नकवी साहब के बारे में जो मैं बात करना चाहूंगा कि इस वक्त खान साहब, जो मेरे लिए नई चीजें जो आती हैं वो मेरे इस बयानिया को मजीद तकवीत देती हैं कि हम तबाही तक किस तरह पहुंचे दिन ब दिन। अब मैं आप छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा। 650 पुलिस वाले सूबा सरहद से जमान पार्क लाहौर में बैठ के हमारे खूबसूरत तरीन जो शख्स है एक पाकिस्तान का मिस्टर हैंडसम, उसकी हिफाजत के लिए मामूर से 650 सिपाही सिर्फ और सिर्फ सूबा सरहद की पुलिस के थे। अब पंजाब पुलिस के अलग से होंगे। और ये अमीरुल मोमिनीन है, ये टैक्स पेयर्स के पैसे पे ये सिपाही आते हैं बेचारे, इनको जेब से तनख्वाहें नहीं दे रहे थे ये। हालांकि जेब से भी पैसा बड़ा उड़ाते हैं। ये शौकत वालदा के नाम पे हॉस्पिटल बनाया है और उन्होंने उसके ऊपर भी लूट सेल है। कोर्ट भी बता रही है, आयला मलक भी बता रही है। तो और खुद भी कह रहे हैं सर कि हॉस्पिटल के पैसे कह रहे हैं कि मैंने इन्वेस्ट कर लिए वही कहा, वहां हाउसिंग स्कीम में। 60 रुपए का था डॉलर जब दिया गया था, $3.5 मिलियन जो वापस किया तो उस वक्त 120 का था। 7 साल बाद दे दें 60 रुपए के हिसाब से, क्या फर्क पड़ता है? बहुत पैसे बनाए उन्होंने। लेकिन लूट मार है ना, दुनिया के लिए तस्बीह है, दुनिया के लिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, दुनिया के लिए जिहाद है, अपने लिए तो सब जायज है भाई। अब उसके बाद ये बताना चाहूं, 650 पुलिस वाला तो सुबह रात का वापस चला गया। चीफ सेक्रेटरी साहब चेंज कर दिए गए और जो नए आईजी लाए गए हैं वो वही आईजी हैं जो इनको ख्वाब में डराता है, जिनसे वो 25 मई वाले, वो नए आईजी साहब आ चुके हैं पंजाब के। सीसीपी कमियाना साहब आ रहे हैं। तो सारे लोग लाए जा रहे हैं और इस वक्त लग ये रहा है कि अगले 24 घंटे में या तो ये भाग जाएंगे जमान पार्क लाहौर से या पकड़े जाएंगे। ये आज सुबह जब मैं उठा हूं अमेरिका में तो ये सारी चीजें
मुझे पाकिस्तान से मेरे कुछ दोस्तों की कॉलें थी, तो उसमें कहा था भाई जमान पार्क में इस वक्त अफरा तफरी फैली हुई है, उस एरिया के अंदर लोग भाग रहे हैं इस तरह जिस तरह शिप डूबने वाला हो तो चूहे भागते हैं, वो हालात। तो उसमें ये लाहौर के हालात हैं। दूसरे वो जो 40 चोर, वो कहते हैं अली बाबा 40 चोर एमएनए जो थे, वो पहले असेंबली गए, वहां दरवाजे बंद, फिर स्पीकर गए इलेक्शन कमीशन, फिर स्पीकर के घर गए, वहां धरने देते रहे, वो दरबदर होते फिर रहे हैं वहां पे। लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल 43 जो है और इस्तीफे मंजूर कर लिए। और अगले दिन एक और इसी हवाले से मुझे पता चला एक और बात का, जब मैं पुलिस वालों की बात कर रहा था, कि तकरीबन 22 पुलिस वाले 2012 से लाल हवेली पर मुसलसल वो उनकी तैनाती थी कि वो हमारे बाबा एस्टेब्लिशमेंट की हिफाजत करें। वो भी अभी 2 महीने पहले बंद किए गए। कभी किसी ने सोचा है कि उनकी तनख्वाहें कौन दे रहा है? लेकिन ये कि अब हालात ये हैं कि हर लोगों को पता है कि हम क्यों इस तबाही पर पहुंचे। वो तो सर लंदन जा चुके हैं भागकर। नहीं, लंदन तो आ जाएंगे, चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है उनको? ना बच्चा है, ना बच्ची है, ना शादी है, ना कुछ है, ना डंडा है, ना डंडी है, कुछ, उनका क्या फर्क पड़ता है उनको। लेकिन इस वक्त आरजू सर्कमस्टांसेस ये हैं कि आपके फॉरेन रिजर्व 4.3 बिलियन रह चुके हैं। आप इस वक्त आपकी जो शिपिंग कंपनी है वो भी भाग रही है, 700 कंटेनर वहां पे पड़ा है। ये बिजली का तो मेरे ख्याल में रिहर्सल कराई है इन्होंने कौम को, क्योंकि ये आगे तारीखियों में जाने वाला है सिलसिला। और कल कौम को उन्होंने कहा है कि भाई ये गेट यूज्ड टू, मोमबत्तियां वगैरह इसका जखीरा कर लें आप, और लकड़ियां वकड़ियां इकट्ठी कर लें। मेरे ख्याल में उसी की तरफ जा रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान बड़ा खूबसूरत फेंका है, जो कि पहले दुनिया को पता था, लेकिन उन्होंने ये ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा जी हमारे दोस्त कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम खड़े रहेंगे, लेकिन IMF का प्रोग्राम ज्वाइन कर लें आप। उन्होंने ये आज दाग दिया, डान के ऊपर ये न्यूज थी आज। 380 अरब का जो है वो उसकी समरी तैयार की जा रही है IMF के लिए, नए टैक्सेस के लिए। सदारती जो है वो आ रही है, ऑर्डिनेंस आ रहा है, और उसने आपके जो तनख्वाह वाला तबका है और जो गरीब लोग हैं उन पे तबाही फिरेगी। और दूसरे जो है, बल्कि आज मैं मुबशर लुकमान साहब का सुन रहा था प्रोग्राम, वो कह रहे थे कि भाई ये जो डुअल सिटीजन रूलिंग एलीट है, जो डॉलर बढ़ता है तो ये तो छलांगे लगाते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि डॉलरों में जखायर पड़े हैं, वो तो डबल हो जाते हैं पड़े पड़े। और दूसरा इसमें आरजू जो दुख वाली बातें हैं, वो तो दुख ही दुख है, क्योंकि किसी को कोई एहसास नहीं। जो आपकी रूलिंग एलीट है उसको बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि रोटी कहां जा रही है, आटा कहां जा रहा है। मैंने आज एक ट्वीट किया है, उसके ऊपर मैं जो बिलखसूस ये कहना चाह रहा था, अगर ये आपका इस वक्त भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप बनाना, ठीक करना, ट्रेड शुरू करना, इस मैटर ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि ट्रेड जब तक नहीं करेंगे, भारत से आटा, भारत से दालें, भारत से सब्जियां नहीं लेंगे, उसके बाद मैं जो मेरे ज़हन में मॉडल था कि आप यहां से उनसे ट्रेड करें, और इसी हवाले से, ट्रेड के हवाले से आप अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड करें, एक साइड से सस्ती चीजें लेकर वहां पे कुछ मार्कअप रख के अफगानिस्तान में दें, तो कोई अच्छाई हो दोनों मुल्कों के साथ। और दूसरा, मैं ये हमेशा समझता हूं जब आप ट्रेड करते हैं तो ये आपके लड़ाई झगड़े, दूसरी चीजें आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन हो जाती है। ये बहुत जरूरी है। बल्कि मेरी तो ख्वाहिश होगी ईरान के साथ भी ट्रेड भी करें, रिलेशनशिप भी ठीक करें, चाइना के साथ भी ठीक करें। आप ये उड़ के जो जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में डॉलर यूरो लेने के लिए, अपने प्रॉपर्टियां लंदन में, दुबई में बनाने वाले, ये झगड़ा, ये खैर इनसे कुछ छुड़वाएगा तो छूटेंगी, वरना ये तो छोड़ते नहीं। वही मैं हमेशा कहता था, इनसे किसी ने छुड़वाना है, और छुड़वा वही सकता है जिसके पास पावर हो, इख्तियार हो, विल मौजूद हो, और बीवी बच्चे उसके पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो। जो इस वक्त आपके जो लोग सारे जिनके आप बयानात सुनती हैं, आप बताते हैं, इंक्लूडिंग जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी जो है, इन सब के बच्चे बाहर हैं इस वक्त, और उनका कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं है। वो डॉलरों में, उनकी आमदन भी डॉलरों में है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी डॉलरों में है, और बच्चे भी बाहर हैं। वो पाकिस्तान को ना सोच सकते, ना बचा सकते हैं, ना बचाने की उनकी ख्वाहिश है। लेकिन ये कि उनसे जान अवाम तो ये छुड़ा नहीं सकती। अवाम बेहिस है, अवाम पार्टी चाहती है, क्योंकि पंजाबी ज्यादातर देखें ना, आपकी ज्यादातर जो फैसले करने वाले इस हुकूमत में वो पंजाबी है, और पंजाबी पार्टी करने वाली कौम है। वो जिहाद वाले वो नहीं लोग हैं, वो इनको गलत किसी ने बता दिया था। वो सिर्फ जाते हैं अताउल्लाह के गाने सुनने के लिए, और दूसरे पार्टी के लड़कियों के नंबर लेने जाते हैं, पार्टी करते हैं, गाने वाने इब्रारुल हक के सुने तो आ जाए, देख लें। आज खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी
कि लाहौर के अंदर इलेक्शन कमीशन के सामने कहते जलसा निकालें। और आज मुझे ये भी आज सुबह ही पता चला है, क्योंकि अब सिस्टम साथ नहीं है। खान साहब जब पहले हुक्म फरमाते थे तो 1,500 से 2,000 माली एलडीए का आ जाता था। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का 1,500 से 2,000 माली जो था वो खान साहब के इशारे पे होता था, तो वो फौरन वहां पहुंच जाता था। तो सर अब तो गवर्नमेंट ही उन्होंने गिरा दिए, तो अब कहां से उन्हें सारी चीजें मिलेंगी? वही तो कह रहा हूं कि अब वो सिस्टम नहीं है। गवर्नर हाउस के सामने कुछ दर्जन के करीब लोग थे, और जो इन्होंने महमूद असल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर आए, हम उसको आग लगाएंगे तो कुछ करेंगे, लेकिन वो नहीं आ सका वहां, तो लोग ही को नहीं इकट्ठे हुए, क्योंकि सिस्टम साथ नहीं है। अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ियां मार ली। क्योंकि देखें, जब होता ये है, जो मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है, आरजू जब आप समझना, खैर खान साहब को तो खैर पहले भी किसी के दूसरे की बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही गलतफहमी में रहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी हूँ, सबसे खूब अच्छा क्रिकेटर हूँ, हिस्ट्री पे मेरा अबूर है, मैं पाकिस्तान का नहीं, मैं इस्लामिक लीडर हूँ, एशिया का लीडर हूँ, एशियन टाइगर हूँ। लेकिन इनके साथ अगर कुछ 2-4 बच्चे बैठ जाएं 25-25 साल के, तो वो तारीफें शुरू कर दें, तो लोग समझना शुरू कर देते मैं सलाउद्दीन अयूबी हूं। शायद वो खान साहब यही समझते थे कि मैं 2 असेंबलियां गिराऊंगा तो शायद पाकिस्तान गिर जाएगा। उन्होंने अपनी आखिरी स्टेटमेंट में कहा भी था कि मैं 2 असेंबलियां, वो समझते थे कि 2 असेंबलियां गिराऊंगा, एस्टेब्लिशमेंट घुटनों के बल आके पांव मेरे पड़ेगी। तो वो ये हर चीज ठीक नहीं भी होती, खान साहब को मुबालता है। और दूसरा मेरा ख्याल है कि जो हमारी मैडम फर्स्ट लेडी हैं, उनकी भी कोई उन्होंने जो इस्तिखारा किया है, मेरा ख्याल उसका पता नहीं है कुछ सूरत हाल क्या है, लेकिन दुख के साथ है कि कंट्री मुर्शिदों के बेस पे चल रहा था, तावीज गंडे हो रहे थे। और 21वीं सदी में अगर तावीजों के जरिए ये काम चलाना था और चिल्लों के जरिए, तो जो हालत इस वक्त पाकिस्तान की है वो चिल्लों की वजह से लग रहा है हो रही है। उसमें एक हमारे मुर्शद थे रहमत ISI वाले, वो जो सऊदी अरेबिया भाग गए, दूसरे सत्ती साहब थे जो दुबई भाग गए, ये भी दोनों मुर्शद थे। और इन्हीं की वजह से आज हम घुटनों के बल हैं। ना समझ आ रहा है कि एक वक्त की खाते हैं, दूसरी की फिक्र पड़ जाती है। तो सर ये तो इमरान खान को लेने के देने पड़ गए, क्योंकि वो तो ये समझ रहे थे कि असेंबलीज डिसॉल्व होते ही सब कुछ इनके हिसाब से हो जाएगा और इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि इस वक्त जो पंजाब के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर आए हैं, वो 3 महीने के लिए नहीं बल्कि 2 साल के लिए आए हैं। तो हो सकता है कि यही केयरटेकर गवर्नमेंट आगे चलती रहे और इलेक्शंस का कोई फिलहाल असरात लग नहीं रहे। देखें, ये बिल्कुल आपकी बात ये ठीक है, मैं इससे शायद एग्री ना करूं कि 2 साल के लिए, लेकिन ये कि ये भी बात आपकी ठीक है कि 3 महीने के लिए नहीं आए हैं। और दूसरा मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि कुछ लोग जो है, जो तज्जिया निगार हैं, वो जो तज्जिए कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन यहाँ भी होंगे और सूबा सरहद में भी होंगे। उससे मैं डिसएग्री इसलिए करता हूं क्योंकि अगर 3 महीने बाद पंजाब के इलेक्शन होते हैं, लेकिन अगर जो 3 महीने बाद, तो जो भी पंजाब में जीतेगा मरकज में भी वही गवर्नमेंट बनाएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिस तरह कहते पानीपत का जो है, जो मार्का होता था, वो दिल्ली वही रूल करता था जो पानीपत की जंग जीतता था। बिल्कुल उसी हालात से पंजाब में जो जीतेगा वही मरकज में जाएगा। तो 3 महीने के बाद अगर इलेक्शन पंजाब के करा दिए जाए तो वो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह वो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन कराने हैं। लेकिन 3 महीने में होते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इस वक्त इशू है। मैं दूसरा आपको ये भी बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आप इलेक्शन कराने के लिए भी पैसे आप यूनाइटेड नेशंस से और इंटरनेशनल इदारों से मांग रहे हैं, जो अफसोस की बात है कि आप कहते हैं जी हमें इलेक्शन कराने के लिए भी पैसे दें, कुछ हम यहां लगाएंगे, कुछ लंदन लेकर जाएंगे। आपकी ब्यूरोक्रेसी इतनी भूखी हो चुकी है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट इतनी भूखी हो चुकी है कि आप अमेरिका से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से और यूनाइटेड नेशन से पैसे मांग रहे हैं कि भाई हमें खुदा के नाम पर दे दें पैसे, कुछ हम इलेक्शन करा दें। क्योंकि जमहूरियत आपकी प्रोडक्ट है, हम जमहूरियत को आपने पहले 200 मिलियन तो दिया है, जेंडर न्यूट्रलिटी और प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो भाई कुछ और दे दें डॉलर वाला, तो हमारे पेट भी भर जाएंगे और कोई टूटी फूटी हम जमहूरियत भी आपके सामने रखने के काबिल हो जाएंगे। अगर इनको IMF का खतरा वतरा ना होता तो ये कहाँ ये बातें करते। जमहूरियत पहले कौन सी जमहूरियत है? जमहूरियत है एक ही फैमिली के 25 लोग बैठे हैं, वो जो शरीफ बरादरी के वो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं ऐसे, और सारे के सारे सियासत में ला रहे हैं, पढ़ाते लिखाते भी नहीं उनको। देखे ना कि जो उनको कभी यही नहीं पता चला अभी तक यार क्या ट्विटर अकाउंट ही बना लें। उधर हमारा मिस्टर हैंडसम दिन में 2-2 दफा यूट्यूबर के साथ मुलाकातें करता है। कभी मरियम नवाज को देखा आपने? कभी हमजा शहबाज को आपने देखा कोई ट्वीट कर रहा है या ट्विटर यूट्यूबर से मिल रहा हो? क्योंकि बच्चे उनके ऐसे पढ़ाते ही नहीं, उनको पता है क्या बात है। ये शरीफ फैमिली को चाहिए भैया लेकिन बच्चों। सर
वो अच्छी तालीम। सर ये जो एस्टैब्लिशमेंट है सर, यही तो लेकर आती है, एजेंसी जी हाँ, लाती है इन प्राइम मिनिस्टर्स को, तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है? पैसा क्यों जाया कर रहे हैं? ऐसे ही बिल्कुल लाके बिठा दें। होगा ऐसे ही, होगा ऐसे ही, बिल्कुल आपका बिल्कुल होगा ऐसे ही। मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया था कि नवाज शरीफ को यह पता है कि जब एजेंसियों की मदद से हुकूमतें बनानी है तो भी जाके हलकों में जाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा बच्ची को भी अपनी सर्जरी वर्जरी करा लो, तुम्हारी सर्जरी ड्यू थी, कोई शॉपिंग कर लो, कोई मैचिंग कलर के दुपट्टे रंग करा लो, कुछ जैकेटें ले लो। बिल्कुल वो यही हो रहा है। वो जो लंदन में वो तो शॉपिंग कर रही है, वो तो मैं देखता हूँ बड़ी नई जैकेटें पहन रही हैं, अपनी सारा चेहरा वेरा ठीक करा रही है, सारा कुछ जो आगे पीछे था, ताकि वो उनका कैमरे में तस्वीरें। और वही सब कुछ बिलावल भी करते नजर आ रहे हैं। वही उन्होंने भी अपने, वो भी इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं। मुझे किसी ने बताया अमेरिका आ रहे हैं, वहां फिर अब वापस तो आ उनको ये भी कह दिया गया है कि वेल ड्रेस्ड टाइटल मिल चुका है उनको, कि ड्रेसिंग बहुत अच्छी करते हैं। रहे हैं। देखिए हम ज्यादातर जो हम सियासत से ज्यादा जो मुकाबला हुस्न में ज्यादा तेज है। पहले भी देखे ना, इमरान खान की सियासत में आने की सबसे बड़ी वजह उनकी खूबसूरती है। उन्होंने बाल अपने बहुत अच्छे ट्रांसप्लांट कराते हैं, ड्राफ्ट कराते रहते हैं, ड्राफ्टिंग वगैरह, अपनी लुक्स के लिए बहुत वो सेंसिटिव हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उनकी 50% सियासत उनके लुक्स है, और बार बार वो कहते हैं। तो देखिए इस तरह ही है ना, डेवलपिंग कंट्रीज में जो हैंडसम होता है, मिस्टर हैंडसम, उसको लोग वैसे ही देखने के लिए चले जाते हैं, सेल्फियां बनाने के लिए, देखने के लिए। तो यही है, जिस तरह आपने देखा होगा कि छोटे शहरों में बसों के अड्डे के ऊपर एक मदारी बैठा होता है, साथ को 2000 बंदा खड़ा होता है दरबार में। अगर आगे होके देखें तो एक रीछ होता है बैठा, एक बदरिया बैठी होती है, और वो डुग डुग कर रहा होता है। यही हमारे पाकिस्तान में हो रहा है कि वो अपना जलसा बन जाता है, ऊपर मिस्टर हैंडसम चढ़ जाता है, साथ दो चार लड़कियां लेके गाने बरार और ताउला के लग जाते हैं। वो बिल्कुल वही सीन है जो बंदर और वो रीछ वाला। तो इसमें अब देखें क्या बनता है, हालात तो सर बहुत। आपकी एक ट्वीट भी मैं देख रही थी आज, बल्कि मैंने रीट्वीट भी किया था उसको, कि आपने कहा कि कुछ पॉइंट्स आपने लिखे कि ये कर लें तो फिर पाकिस्तान को कुछ संभाला जा सकेगा, जिसमें अफगानिस्तान का नाम भी था, जिसमें इंडिया के साथ भी इनके टर्म्स आपने कहा बेहतर, करप्शन के ऊपर भी। तो ये सारी चीजें आपके ख्याल से कर पाएंगे, ये जो पॉइंट्स आपने दिए हैं? मुश्किल। उसकी वजह यह है कि अगर ये तो वैसे एक मेरे ज़हन में आइडिया ये था, बल्कि उसमें वो ट्वीट में मैं ज्यादा लिख नहीं सकता, वरना तो मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ी है दूसरे मुल्कों के साथ, उसका मैं कंपैरिजन करता रहता हूँ। और बिलखसूस मैं क्योंकि 2 दफा लॉ स्कूल गया हूँ, आरजू ये मेरा पैशन है टू स्टडी द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, सोसाइटी के अंदर हालात क्या चल रहे हैं, खासकर अमेरिका के अंदर भी। और इस वक्त जो जमहूरियत डिक्लाइन है, अथॉरिटेरियनिज्म, पॉपुलरिज्म इस वक्त राइज पर जा रहा है। नेशनलिस्ट मूवमेंट पहले चली थी, सारी खत्म हो चुकी है सिवाय मोदी साहब के। तो उसमें वो जो मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान को, मेरा मकसद ये था इस वक्त क्या जरूरत है करने की, लेकिन वो ये करने के लिए बहुत ज्यादा पावर और ताकत और विल की जरूरत है। उसमें मैंने शायद लिखा था कि नेशनलिज्म, और वो नेशनलिज्म देखे कहां आएगा, वो कोई इंपोर्ट ही किया जा सकता है। वरना इस वक्त जो आपके ऊपर 500 या 2000 5000 लोग हैं, उनके अंदर ना नेशनलिज्म है। वो बच्चे बाहर से पढ़ाते हैं लेकिन वापस लाते हैं, फिर उनको एमएनए बनाते हैं, फिर उनको वजीर बनाते हैं। इसी तरह देखिए इस वक्त आपका हर जो पिछली कैबिनेट थी या उससे पहले कैबिनेट थी, हर एक बच्चे को डिस्कस किया जा सकता है, हर जो वजीर था, और उसके ऊपर बुक लिखी जा सकती है कि वो किस तरह इस पोजीशन पर पहुंचा है। ज्यादातर देवर फॉरेन एजुकेटेड थे, ज्यादातर जो बाहर के रिहायशी थे, और देखा जाए तो उनके बाप भी करप्ट थे, दादे भी करप्ट थे, या गोरों के एजेंट थे, वो रूल करते रहे, या फौजियों के पोते हैं, दोते हैं। मेरा मकसद, इसके अलावा तो दूसरा बंदा तो आगे आ ही नहीं सकता ना, आगे किस तरह पहुंचेगा। इस वक्त छोटे से छोटे इलेक्शन के लिए आपको 5 से 10 करोड़ रुपया चाहिए, और किन के पास है वो ये तो सारे सट्टे पे आए हुए हैं। 5 करोड़ का सट्टा लगाते हैं, 50 करोड़ बना के जाते हैं। मैंने कल एक जगह पे बात कर रहा था कि 3 महीने में 300 अरब रुपए के अखराजात थे परवेज लाई के, 3 महीने में 300 अरब। और दूसरा, आंखें खोलने के लिए वो जो हमारे जर्नलिस्ट सैयद एजाज, उन्होंने प्रोग्राम किया था सेनेटर हलालुर रहमान के साथ, कि किस तरीके से जाते जाते पीटीआई के एमएनएज और सेनेटर्स जो सुबह फाटा के इलाके से थे, 33 अरब रुपया उनको दिया गया, और किस तरीके से उन्होंने उसको उड़ाया, दिनों और रातों में उड़ा के ले गए। और फिर उनके जो सितम जरीफी है कि सिटिंग सेनेटर उसकी फाइल लेकर नैब को उसने दी है, उसने कहा ये देखो, उन्होंने रख ली, उन्होंने कहा अच्छा यार देखेंगे कभी टाइम मिला तो। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को फाइल दी है, ये देखेंगे, कोई रिएक्शन। उन्होंने मुझे एक पार्लियामेंटेरियन मिले थे, फाटा से उनका ताल्लुक है, वो मुझे कहने लगे कि जी मेरी बेटी कह रही है कि मैंने पार्लियामेंट में जाना है, मतलब
कोई बात ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। उन्होंने कहा हाँ मैं अगले इलेक्शन में उसको पहुंचा दूंगा। बिल्कुल वो बताइए, ऐसे ये है। कोई खेल हो रहा है कि वो आलू बेटी ने कह दिया जी मैंने जाना है। नहीं, उनके लिए तो पार्लियामेंट ऐसे ही है जिस तरह शक्कर पड़िया जाना है। हम्म। वो तो फिर इस तरह ही है ना भाई, जिसकी मर्जी वो है जिसका। बिल्कुल कंफर्म थे कि वो अपनी बेटी को इलेक्शन भी जिता देंगे और पहुंचा भी देंगे। बिल्कुल, क्या फर्क भाई, उनका नाम होगा, रिलेशनशिप हो गया हुक, और आगे एजेंसियों के साथ उनके रिलेशनशिप होंगे, फिर इस तरह ही है। डेवलपिंग कंट्री थर्ड वर्ल्ड क्यों कहा जाता है आपको? थर्ड वर्ल्ड अब मेरे ख्याल में तो फोर्थ वर्ल्ड है। थर्ड वर्ल्ड तो लफ्ज बड़ा अच्छा है, आपके लिए तो फिट नहीं पड़ता। आप तो कांगो के साथ आपका कंपैरिजन है। तो कभी आपने वो, आप सारी कौम ने देखा है अगले दिन आपके ग्रीन पासपोर्ट का जब इन्होंने छापी थी जो रिपोर्ट उसकी, तो आपका नाम घाना के साथ था। अफ्रीकन एक कंट्री उसके आसपास था कहीं आपका नाम, आपके पासपोर्ट के हालात, तो वो तो क्यों सर अब ये पूछना चाहूंगी मैं आपसे लास्ट में कि ये करेंगे क्या? अभी जा रहे हैं आईएमएफ के पास या नहीं जा रहे? कोई नहीं, और रास्ता है इनके कोई पास? चॉइस नहीं, कोई चॉइस नहीं है। आप तैयारी करें। उसकी वजह है कि जब आप 380 अरब रुपया आपसे आपके खून उन्होंने निचोड़ना है। आप ये देखें कि आपकी एशिया महंगाई कितनी हो। और आईएमएफ की शरायत मैंने शायद आपके पिछले प्रोग्राम में कुछ कही थी कि उन्होंने कहा कि डॉलर इस वक्त 40 रुपए का डिफरेंस है आपके स्टेट बैंक का और बाहर मार्केट में। तो उन्होंने, उनकी पहली ख्वाहिश ये थी कि उस डॉलर जो है उसको बराबर किया जाए, वो डॉलर को बराबर करना, और उसके बाद 380 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाना। आप देखेंगे हालात क्या होते हैं। आप हालात इस तरह होंगे कि सवाए ऑक्सीजन का सांस लेने के बाकी हर चीज मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान। तो उसमें सोसाइटी के अंदर क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर, डाके पड़ेंगे, चोरियां होंगी दिन दिहाड़े, दिन दिहाड़े। क्यों? क्या क्या करेंगे ना, लोगों ने बच्चों को फीड करना है, क्या करेंगे? एक दूसरे के कपड़े फाड़ फाड़ के, एक रोटी लेके निकलेगा तंदूर से 10 लोग क्लाशनकोफ से उससे छीनेंगे। ये हालात हो। तो सर अगर नहीं लेते फिर क्या करें? तो देखिए, दोनों वो कहते हैं ना, आगे आगे खड्डा है पीछे खाई है। इस वक्त आपके पास तो चॉइस कोई नहीं। आपके पास क्या चॉइस है? हाँ ये है, मैं ये मेरे जैसे एक कहते हैं ना लोग, एक ख्वाहिश होती कि ये मोहम्मद बिन सुलमान से पूछा जाता ये लोगों को किस तरह होटल में लेके गया था तो पैसे लिए थे। इनको पता है 15-20 लोगों को अगर सरीना होटल लेके जाया जाए तो पाकिस्तान को आईएमएफ की जरूरत नहीं, लेकिन वो करेगा कौन? वो हमारा डीएनए नहीं है। क्योंकि हम वो लोग हैं कि हमारे ऊपर बहुत थोड़े से लोग आए थे, हमारे पठान भाई जो तालिबान टाइप आए थे, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को ना उन्होंने अपना गुलाम बना लिया। उसके बाद वो हमारे पठान भाई गए तो फिर हमारे अंग्रेज भाई आ गए, गिनती में थे वो, गिनती। उन्होंने पूरे हमारे यूनाइटेड भारत को उन्होंने हमें गुलाम बनाया। ये हमारा डीएनए। तो उस डीएनए के साथ आप ये कहें कि हम रिबेल करेंगे, हम इनकलाब लाएंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हम बेचेंगे, लड़ेंगे नहीं, ये हमारे डीएनए में नहीं। और जब हमें कुछ कहा जाएगा तो हमारे पॉलिटिशियन चाहे वो हिना रब्बानी खर हो या कोई हो, हम उठ के भारत को बुरा भला कहना शुरू कर नहीं देंगे। नहीं, ये सियासतदान नहीं। आरजू इनकी कहने का माइंड ना किया करें। ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, लुटेरे हैं। इनकी हिस्ट्रियां देखें, इनके खानदानी बैकग्राउंड देखें। खर आपने नाम लिया, मुझे उस खर के नाम से ही मेरी हिस्ट्री जो है वो ताजा हो रही है कि किस फैमिली से होंगी, इनका क्या रिलेशनशिप होगा। इनको ना कुछ ना कहा करें। ये लूटने के लिए आए हैं, ये लंदनियर हैं, ये लंदन के बासी हैं। हमारा कैपिटल है वहां पे। आज भी देखें ना, फैसले वहां से हो रहे हैं सारे। देखें फैसले। बदकिस्मती इस मुल्क की, बदकिस्मती। अब कभी एक मिनट के लिए ये जरूर सोचा करें, आंखें बंद करके, हिस्टोरियन क्या लिखेंगे फ्यूचर में कि ये कैसे कंट्री एक बनाया गया था, किस तरह लोगों ने 76 साल उसको जस्टिफाई किया, किस तरह अपनी ही मादरे मिल्लत को झंझोड़ झंझोड़ के लूटते रहे, उसके कपड़े फाड़ते रहे, उसका गोश्त खाते रहे। काश हिस्टोरियन ये लिखे कि हम इन लोगों ने इस्लाम और पाकिस्तान के साथ क्या किया। ये काश के कोई हिस्टोरियन, कोई गोरा ही लिखेगा इन्होंने क्या लिखा। तो गोरे लिखते हैं वो। या इन्हें थोड़ी अक्ल आ जाए और कहीं जाके नहीं, कोई अच्छी बात भी ये कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ डंडे के यार हैं। ये सिर्फ जिस तरीके से जियाउल हक साहब का मार्शल आर्ट था, कोड़े मार मार के उन्होंने सारी इनको नमाजें पढ़ाते थे, वो सारा कुछ करते थे, आपको शायद याद होगा। लेकिन मैं तो खैर उसके भी हक में नहीं हूं। लेकिन इस वक्त कोई सख्त हाथ चाहिए जो इनकी ख्वाहिशात को, जो 1.2 बिलियन की जो लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट की है, वो पता करें। हाँ सर, अभी गाड़ियां कर ली इंपोर्ट। अजीब लोग हैं, हाँ वो पता शर्म करें। भी नहीं आती इनको। नहीं उसमें देखे, लेकिन एक बारजू बात यह है कि होता क्यों नहीं है, मैं बता रहा हूं अब क्यों क्यों नहीं हो रहा। एक बहुत बड़े अच्छे राइटर थे अब्दुल कादिर हसन, बहुत अरसा पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने कहा सारे साले और बैनोई है।
इस वक्त आपकी सारी जो लूटिंग वाली एलीट है, रूलिंग, वो मैं रूलिंग एलीट का नाम लेता हूं, वो एक तबके का नाम नहीं होता। जिसके पास इख्तियार है वो रूलिंग एलीट है। उसमें जुडिशरी भी आती है, ब्यूरोक्रेसी भी है, फौज भी है, पुलिस भी है, जखीरा अंदोज भी है, सारे हैं उसमें। ये सारे रिश्तेदार हैं, कुछ बेनोई हैं, कुछ साले हैं, पार्टियां अलग अलग हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, लेकिन बहनोई है। बहनोई को कौन पकड़ेगा? साले को कौन पकड़ेगा? इन्होंने रिश्तेदारियां कर ली आपस में, ये एक गैंग बन गए हैं, ये माफियाज हैं, ये खून चूस रहे हैं पाकिस्तानियों का, खून चूस। बिल्कुल। इसका इलाज कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि साला बहनोई सारा ये सिलसिला है। मैंने डिफाइन कर दिया, समझने वाले को समझना चाहिए कि इनके ये आपस में डीपली रूटेड है, रिश्तेदार है। अब ये मैं छोटी सी बात देखें, सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब की, आप जो नए आपके बने उनके हालात, रिश्तेदारियां उनकी देखें, रिलेशनशिप उनके देखें। मोहतरम मक्का में भी गए हुए थे नए चीफ के साथ, आर्मी चीफ के साथ, काफ लीग के दामाद हैं, जरदारी साहब के बच्चे हैं। मैं दिल चाहता है उन्हें अवार्ड दूं कोई, कि यार एक आदमी हर पार्टी के साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी रिलेशनशिप है, देखें। उस पे भी सर बड़ा एतराज हो रहा है कि आर्मी चीफ के साथ वो खाना काबा में नजर आए और फिर आते के साथ ही बना दिया गया। ये तो उनकी पर्सनैलिटी की खूबसूरती है ना, हर एक के साथ फिट है। लेकिन ये आरजू मोहसिन नकवी एक नहीं है, इस मुल्क के अंदर कुछ 10,000 मोहसिन नकवी है जो फिट है हर चीज के साथ, जिनका ऑब्जेक्टिव ये है कि लंदन में घर है तो वहां अकाउंट है, वहां तमाशे। या हम लोग तो मजदूरियां कर करके मर गए। मुझे कई दफा दोस्तों ने पाकिस्तान में कहता, पागल है यार तू वहां मजदूरियां करता फिर रहा है, यहाँ पे तो लूट मार है। कई दफा उन्होंने कहा पाकिस्तान आजा, अमेरिका भूल जाएगा तू, लेकिन जमीर ने इजाजत नहीं दी कि मादरे मिल्लत के कपड़े में फाड़ू जाके। लेकिन चल, यही है फिर, यही है। नहीं सर, आप जैसे लोगों की वजह से ही थोड़ी बहुत जो पाकिस्तान वालों की इज्जत रह गई है, वो आप ही जैसे लोगों की वजह से, वरना यहाँ वालों ने तो कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। आरजू यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। रिज़्क़ हलाल अमेरिका के अंदर जाती तौर पर बताऊं, जितनी मजहबी आजादी है यहाँ पे, जितनी लिबर्टीज है यहाँ पे, जितने इख्तियारात हैं, जितनी जो कुछ यहाँ पे सोसाइटी में, जो कुछ एक इस्लामिक या एक सिविल सोसाइटी के अंदर होना चाहिए, वो यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ आके सारा कुछ सीखा है कि ये आप व्हाट इज कम्युनिटी वर्क, व्हाट इज आपको मुल्क को कुछ देना होता है, कंट्रीब्यूट करना होता है सोसाइटी को कुछ। ये आपने हर चीज कमा के खुद ही घर नहीं लेके जानी। टीम वर्क क्या होता है, शेयरिंग क्या होती है। पाकिस्तान में तो फिर मैंने आपको बताया है ना कि वहां पे तो एक बहुत फिजिकल चीजें हैं, कि पुलिस स्टेशनों की हालतें देख लें। मुझे अभी एक छोटा सा वाकया आपको मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद फिर इसको क्लोज करते हैं। मेरी बड़ी बच्ची पैदा हुई तो मुझे एक दोस्त ने कहा यार कि अमेरिका में तो बहुत पुरानी बात है, अब तो वो माशाल्लाह 27 साल की, तो किसी ने कहा जी वो इसको यहाँ पालोगे आप? मैंने कहा बिल्कुल यहाँ पालूंगा। मैंने कहा मिसाल मैं देता हूं, मैंने कहा मुझे ये बताओ, पाकिस्तान किसी थाने के अंदर खातून जाके, उस एक लड़की अगर जाती है तनहा, उसके साथ पुलिस स्टेशन में क्या होता है? यहां पे 911 डायल करने पुलिस के आने की टाइमिंग क्या है? यहाँ पे पुलिस या एम्बुलेंस आती है जब आपको लेने के लिए, वो ये नहीं पूछती कि तुम्हारे चौधरी साहब हो, मलक साहब हो, क्या है तुम्हारी फाइनेंशियल हालात क्या है। बच्ची टीनेजर किसी जगह पे थाने में जा सकती है पाकिस्तान? आज भी नहीं जा सकती। मैं आज से 27 साल पहले की बात कर रहा हूं, उस हालात वैसे ही खराब थे। आपके सीसीपीओ लाहौर ने कहा था कि ये खातून जो है ये रात को हाईवे पे, मोटरवे पे लेने क्या गई है, अगर इसके पास पेट्रोल नहीं था तो गई क्यों थी? उसने ये नहीं कहा था कि मेरा फर्ज बनता है इसको पकड़ना। मैं जानता हूँ सीसीपीओ को, पर्सनली जानता हूँ उसके किरदार को। हमारी पुलिस और जज या हमारी अदालतें तो ऐसी हैं कि राव अनवार और उसके सारे साथियों को छोड़ दिया। उजैर बलोच को देखें आप, उजैर बलोच को पहले छोड़ा था कराची के अंदर, कि खूबसूरती के साथ जरदारी साहब के नैब के केसेस सारे कराची ट्रांसफर कर दिए थे। डील का हिस्सा था। मिस्टर हैंडसम के लिए डील बनाई गई थी, जरदारी साहब के सारे केस चले गए थे नैब के वहां। अदालतें तो फिर आपकी पर 139 में से 130वां नंबर क्यों है आपका? ये भी तो बता देना। आपका क्या ख्याल है? आप जो कुछ कर रहे हैं दुनिया नहीं देख रही? दुनिया आपके हर डिसीजन को देख रही है। आपके पासपोर्ट की जलालत ऐसे नहीं होती, आपकी अदालतें जो कर रही हैं ये भी पासपोर्ट पे इंपैक्ट होता है उसका। आज आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती यहाँ पे? क्योंकि उन्हें पता है आपकी अदालतें जो इंसाफ नहीं देती। यहां से बड़ी कंपनी आज पाकिस्तान क्यों नहीं जाएगी कि कल को उनको अदालतों में जाना पड़ गया तो इंसाफ कहां से लेंगे वो?
ये पूरी कंट्री की तबाही होती है, एक चीज से नहीं होती। हर बंदा उसमें कंट्रीब्यूट अपना हिस्सा डाल रहा होता है, हर बंदा हिस्सा डाल रहा होता है। तो वो डाल रहे हैं हिस्सा, अपना सारा डाल रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप नीचे से पस्तियों की तरफ जाने के लिए। किसी को भी कुछ नहीं मिला सर, ना तो वो डेनियल पर्ल के कातिलों को कुछ इन्होंने किया, और ना ही जो लोकल था नकीबुल्ला महसूद उसके। नहीं आरजू, वो तो हमारे फिर दहशतगर्दी, हम उस वक्त उसकी मार्केटिंग कर रहे थे, बेच रहे थे उसको, वो हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा थी चीजें। आपने दहशतगर्दी में को बेच बेच के बहुत माल बनाया है, लेकिन कंट्री अपना तबाह कर लिया। मुझे बार बार फिर याद आती है बात हिलरी क्लिंटन की, उसने कहा था कि अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो फिर वो ये ना समझना कि पड़ोसियों को सिर्फ काटेंगे, तुम्हें भी काटेंगे। आज काट रहे हैं इस वक्त, सिर्फ हमें ही काट रहे हैं, पड़ोसियों को काटना छोड़ दिया सांपों ने, उससे भी यही पड़ा। आपके इस्लाह के लिए आरजू अर्ज है, लास्ट कमेंट ये है कि सूबा सरहद के अंदर कहते हैं हर गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में 8% हिस्सा इस वक्त तालिबान ले रहे हैं, और सारे खुशी के साथ दे रहे हैं। बल्कि ये मुझे खबर मिली थी कि आपके पिछले पीटीआई के चीफ मिनिस्टर साहब भी भत्ता गुजार थे, भत्ता दे रहे थे तालिबान को। तो ये वही सांप अब जवान है, और 40 मिस्टर हैंडसम ने कहा था कि 40,000 से 65,000 लोगों को हमने ला के रिहेबिलिटेट करना था, तो मेरे ख्याल में वो रिहेबिलिटेट हो चुके हैं या हो रहे हैं बड़ी तेजी से। बिल्कुल, और आगे कोई सूरत नजर नहीं आ रही बेहतरी की। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सर।